नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत और मलेशिया के बीच 11 दस्तावेजों का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ डिजिटल, बायोटेक, टूरिज्म सहित इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते सहयोग को सराहा। भारत और मलेशिया का आतंकवाद से मिलकर लड़ने का आह्वान, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की अपील। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के अभूतपूर्व विकास को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य की सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए आज वोटिंग। कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉपुलर गुटों में त्रिकोणीय मुकाबला। और T20 विश्व कप में भारत का जीत के साथ आगाज। अमेरिका को 29 रन से दी मात। सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों में बनाए नाबाद 84 रन। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत मलेशिया के बीच कुल 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ, जिसमें समझौता ज्ञापन, दस्तावेज और समझौते शामिल हैं। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य क्षेत्र, भ्रष्टाचार रोधी सहयोग, शिक्षा क्षेत्र, बिग कैट अलायंस, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ डिजिटल, बायोटेक, टूरिज्म सहित इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते सहयोग और साझेदारी के प्रति गहराई को करार दिया। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मैरीटाइम, साझा संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। उन्होंने तमिल भाषा को दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने वाला बताया। साथ ही कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति
और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, शांति के लिए प्रयास और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार किए जाने चाहिए। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के आर्थिक क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास की भी सराहना की है। India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हुए हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक सिलसिले एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूती के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। We have established excellent relations, and I'm proud to say thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship, thanks to you and the team. And we have discussed privately too some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a great friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields.
मलेशिया के पुत्रजय स्थित प्रधानमंत्री आवास वरदाना पुत्र भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। और प्रधानमंत्री के मलेशिया दौरे पर ज़्यादा बातचीत के लिए फिर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कोलालंपुर से सीधा शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिस राजनीतिक और कूटनीतिक विश्वास का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस मलेशिया दौरे पर किया, इसमें साफ तौर पर हमने ये देखा कि कैसे मलेशिया और भारत, जो कई बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, आसियान है, उसमें दोनों अपने परस्पर हितों के साथ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए नजर आए। चल देखिए, 11 दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। उसमें आप देखिए कि एमओयू भी है, और ये दस्तावेज दरअसल जो आगे के भविष्य का जो सहयोग है उसके स्पष्ट संकेत देते हैं। जैसा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा अपने संबोधन में कि वो जो तकरीबन $20 बिलियन के करीब जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो दोनों देशों की ये चिंता है कि ये व्यापार बढ़े, और भारत चाहता है कि इसमें जो आसियान के साथ, अगर हम पूरा आसियान शामिल करें तो उसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो और मलेशिया जैसे देश भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। तो आज हम देख रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एक प्रगति को आगे ले जाने पर बात हुई है, सेमीकंडक्टर हो या फिर बाकी सेक्टर्स हो, इससे भविष्य में जो सहयोग का रास्ता है उसकी एक पूरी रूपरेखा सामने आई है। थोड़ी देर में जब प्रेस वार्ता होगी तब विस्तार से इसकी और जानकारी मिलेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग सेक्टर, जिन सेक्टर्स में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग बढ़ने वाला है, उसकी एक बात, एक झलक दिखाई दी है। और हम जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट में भारत ने जो अगुवाई की है दुनिया में, जल्द ही यूपीआई हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल मलेशिया में भी होगा, और साथ ही साथ कई जो महत्वपूर्ण बातें हो की गई है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया के ग्लोबल का जो परिदृश्य है वो एक तरह से बदला हुआ, उसमें भारत की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ी हुई है। और इस बात का जिक्र मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी किया कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर दोनों देश चाहते हैं कि वो उनकी जो अब तक की जो साझेदारी रही उसको आगे ले जाए। खासतौर पर 2024 में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ था उसने एक रास्ता तैयार किया था, अब उस पर और तेजी से दौड़ने की तैयारी है। और भारत चाहता है कि मलेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए आईटीगा के रिव्यू में, क्योंकि जो आसियान के साथ जो आईटीगा हुआ था उसमें भारत की अपनी कुछ चिंताएं हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी प्रगति होने की उम्मीद भी है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ अतुल अनीजा साहब। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मलेशिया की जब भी हम बात कहते हैं उसे ट्रूली एशिया कहा जाता है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो ये 21वीं सदी है वो एशिया का युग है। अब उस लिहाज से आप इस मलेशिया दौरे को किन स्तरों पर आंकते हैं, जब हम डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स में दोनों ही देशों की एक विन विन सिचुएशन देखते हैं? आंचल जी, ये सिर्फ अगर हम देखें राइज ऑफ एशिया के संदर्भ में इसको देखने की ज़रूरत है, और इंडो पैसिफिक के संदर्भ में देखने की ज़रूरत है।
और अगर हम देखें मलेशिया की स्ट्रैटेजी का अगर लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास पड़ता है, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत बड़ी एक आर्टरी है। जी। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप जो इंडिया और भारत और मलेशिया की है उसमें इस पर फोकस किया जाए। तो डोमेन अवेयरनेस जैसी बात है कि वहाँ का जो मैरीटाइम अवेयरनेस है उसके ऊपर जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में बातचीत पहले से जारी है। और उसके संदर्भ में हम देखें जो जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की डील हो रही है वो डोमेन अवेयरनेस के लिए है, बेसिकली मलाका को देखते हुए। तो उसी तरह से रक्षा के अगर हम बात करें जी। तो मलेशिया के पास सुखोई 30 MK विमान है और भारत के पास सुखोई 30 MKI है। दोनों बहुत मिलते जुलते विमान हैं। अब बात हो रही थी और ये बात हुई है जनवरी 25 में, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो, कि जो सुखोई एयरक्राफ्ट है जी। उसके अंदर अगर हम उस पर ये ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड मिसाइल अगर उसको हम इंटीग्रेट कर पाए, इसके ऊपर बातचीत पहले हो चुकी है जी। लेकिन वो समझौता नहीं अभी तक हुआ। तो वो भी डोमेन अवेयरनेस और जो कैपेसिटी है मलेशिया की मलाका स्ट्रेट के आसपास जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़ जाएगी। तो वो एक विषय है, क्या उस पर हम फाइनलाइज अभी करते हैं कि नहीं करते, इसकी बातचीत जरूर हमारे साथ इनके साथ जारी है। दूसरी बात अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी, सॉरी आंचल जी बोलिए आप। मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और जिस ब्लू इकोनॉमी का जिक्र लगातार भारत में किया जाता है उस लिहाज से मैरीटाइम सिक्योरिटी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ग्लोबल साउथ की मुखर प्रखर आवाज है। उस लिहाज से आप इस दौरे को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि कुछ उन सनराइजिंग सेक्टर्स का भी इसमें पुरजोर तरीके से जिक्र किया गया जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। देखिए, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा था कि ये UPI सिस्टम जैसे जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और मुझे लगता है शायद समझौता भी होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर हम DPI की बात करते हैं या हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आंचल जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो है आपकी साइबर सिक्योरिटी, कि हमारा एक वो सिक्योर कॉरिडोर होना चाहिए। जी। तो दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हम UPI की बात करते हैं उसके साथ साथ बात साइबर सिक्योरिटी पे भी हो रही है और भारत और मलेशिया का जनवरी 2025 में फर्स्ट इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी डायलॉग हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजिट है इसमें एक पहलू नहीं हो रहा, ये इंटीग्रेटेड पैकेज की तरह आ रहा है। जी। और क्या हो रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है भारत और मलेशिया की, वो बहुत मजबूत हो रही है। एक तरह से स्तंभ बन के आ रहा है मलेशिया, जो भारत और इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा पिलर है ये। और ये सब प्रधानमंत्री का दौरा जो है उसी पिलर को मजबूत कर रहा है। जी। और शैलेंद्र, जिस तरह से अनिजा साहब ने कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है इस पूरी यात्रा को अगर देखा जाए, इसमें अगर हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं जहां पनडुब्बियों के मामले के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, शिपयार्ड्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, और दोनों देशों में अगर डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से इकोसिस्टम को बैलेंस करने का जिक्र किया गया, उस लिहाज से ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक मानी जाएगी। देखिए, डिफेंस के जो साजो सामान है, कल पुर्जे हैं, उसकी जो आपूर्ति के बड़े केंद्र के तौर पर भारत अब तेजी से उभर रहा है। दुनिया के चुनिंदा देशों की एक तरह से कहें उसमें मोनोपोली या फिर कुछ चुनिंदा देशों से दुनिया भर में आपूर्ति होती थी सैन्य साजो सामानों की। भारत एक बड़े उसमें एक तरह से कहें केंद्र के तौर पर उभरा है। तो निश्चित तौर पर कोविड के बाद या फिर दुनिया में जो परिस्थितियां बनी है उसमें डाइवर्सिफिकेशन जरूरी, हर देश ये चाहता है कि उसके पास एक विकल्प हो और वो विकल्प जो भरोसेमंद हो, यानी जो भरोसेमंद देश हो, जहां से वर्षों दशकों और शताब्दियों पुराने रिश्ते हों, उनसे वो व्यापार करना चाहता है, उनके साथ वो रिश्ता बढ़ाना चाहता है। तो आप अगर हालिया 2-3 वर्षों की में रिश्तों में गर्माहट भी देख लें और शताब्दियों के पुराने संबंध देख लें तो मलेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं है। 30 लाख के करीब इंडियन डायस्पोरा है और हमारी आवाजाही टूरिज्म बढ़ रहा है। हमारे दोनों देशों के बीच, सरकारों के बीच ट्रस्ट फैक्टर बहुत भरोसेमंद है। भारत के तमाम देशों के बीच जो भरोसा है वो बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर अब जब भारत डिफेंस साजो सामान का उत्पादन कर रहा है, आधुनिक देखें खासतौर पर जो छोटे विमान, लड़ाकू विमान है, उनकी आपूर्ति मलेशिया चाहेगा।
कि भारत करे, और कलपुर्जों को बनाने का काम, जैसे कि मरम्मत के काम जिसे कहते हैं, खासकर मेरी टाइम में बड़े समुद्री जहाजों की बात है, उसमें भी भारत अब बहुत अगुवाई करने जा रहा है। तो इन सब में बहुत एक तरह से सहयोग आगे बढ़ सकता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की तक चर्चा हम करते ही रहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात की चर्चा अभी हो रही थी, कि वो जो समुद्री रूट है जिसके जरिए बहुत बड़ा व्यापार होता है, उसको सुरक्षित बनाए रखना में मलेशिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मलेशिया के ठीक बगल में वो है, तो मलेशिया और भारत के संबंध अगर और मजबूत होते हैं, उनमें सहयोग और आगे बढ़ता है, तो उसका फायदा पूरे एशिया को होने वाला है, पूरे आसियान देशों को होने वाला है। और इसीलिए आसियान में मलेशिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, और भारत ये भी चाहता है कि आईटी इसको इस तरह से भी हम बिल्कुल इसको इस तरह से भी समझते हैं। अनिजा साहब, आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। भारत ने 50 सालों की उस उपलब्धि को 9 सालों में हासिल किया है, जब हमने जो G20 के शेरपा हैं उनके इस वक्तव्य को सुना। लेकिन बहरहाल समझना यहाँ पर ये भी मैं आपसे चाहूंगी कि जब हम भारत की बात करते हैं, 2 सुपर पावर्स के अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, क्या संदेश जाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 2 एशियाई देशों को इन अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो अपने आप में सनराइजिंग सेक्टर्स हैं, और वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की एक हिचक थी जो पश्चिमी देशों के साथ हमेशा नजर आई, वो यहाँ पर साफ तौर पर मिटती हुई नजर आती है। आंचल जी, अगर हम उसको अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ग्लोबल साउथ की बात आपने शुरू में की थी जी। संदेश सबसे ज़्यादा इस वक्त ग्लोबल साउथ के देशों को जा रहा है कि अब हमारा टाइम आ गया है, हम उभर सकते हैं। और ग्लोबल साउथ के अंदर भारत जैसा देश, जो इसको हम इमर्जिंग इकोनॉमीज कहेंगे, जो ब्रिक्स का पार्ट है, जो कहीं बिल्कुल एक मिड पॉइंट पे है और राइज कर सकता है, बिल्कुल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक मजबूत पोल बन के उभर के आ रहा है भारत। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब हमारी कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस हो सकती है। G20 के विषय में जो बोला था प्रधानमंत्री 2023 में, उसको हम आगे अमल कर रहे हैं। मलेशिया के साथ ये बड़ा उदाहरण है। UPI हम का सिस्टम अगर हम मलेशिया के साथ करते हैं, तो कल हम किसी और अफ्रीकी देश के साथ भी कर सकते हैं, हम अफ्रीकन यूनियन के साथ इसके साथ सांठगांठ कर सकते हैं। तो एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि अब जो टेक्नोलॉजी की मोनोपोली एक वेस्टर्न पावर्स में होती थी, अब नहीं रही। अब जो है कि ग्लोबल साउथ के देश भी उनमें क्षमता आ गई है कि आपसी सहयोग से वो जो प्राइज टेक्नोलॉजीज जो कहते थे, वो आपस में हम शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे देखें तो बहुत बड़ी बात है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एरियाज, और हम साइबर सिक्योरिटी वगैरह की बात इसमें भी करते हैं कि वो उसकी क्षमता आ चुकी है हमारे पास। और हमें इसीलिए अगर उसको लीवरेज करते हैं तो पूरा राइज जो होगा वो सिर्फ भारत और मलेशिया के इस वक्त नहीं है, पूरे ग्लोबल साउथ के पे ये उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जी। और शैलेंद्र, हालांकि हम हमेशा मानते हैं कि डॉलर एक मजबूत करेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत अहम कहा कि भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी है, और हम एक दूसरे को समझते हैं। ये बहुत अहम होता है कि अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो कहीं ना कहीं आप उसके सभी प्रॉज एंड कॉन्स को जानते हैं। और भारत और मलेशिया के लिहाज से भी ये बात बहुत अहम हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। ये भरोसा, ये स्वीकार्यता, ये सहकारिता कितनी अहम हो जाएगी आने वाले दशकों में मलेशिया और भारत के रिश्तों को लेकर? देखिए, कारोबार भारतीय रुपए और मलेशिया के रिंगिट के में हो, उस दिशा में क्या कुछ पहल होगी वो देखना होगा। चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भारतीय मूल के लोग ये चाहते हैं कि भारतीय रुपया यहाँ पर दुकानों पर उससे वो खरीदारी कर पाए। यहाँ के लोग जो वहां जाते हैं वो चाहते हैं कि मलेशिया की जो मुद्रा है रिंगिट, उसमें वो खरीदारी कर पाए। तो उस दिशा में पहल के संकेत मिले, स्पष्ट तौर पर आपने संबोधन सुना भी होगा, तो वो देखना होगा। लेकिन उससे ज्यादा एक तरह से कहें जो समस्या हल हो जाएगी अगर UPI पेमेंट स्वीकार किया जाने लगेगा, तो उस दिशा में तो पहल हो चुकी है, और वो बहुत स्पष्ट तौर पर है कि जल्दी उसके अब जानते हैं कि यहाँ पर UPI स्वीकार किया जाएगा, तो वो बहुत बड़ी पहल होगी। और निश्चित तौर पर जब हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग यहाँ आए, और यहाँ भारतीय मूल के लोग या फिर मलय लोग वो भारत विजिट करें, तो टूरिज्म की बात होती है। तो वो हमने देखा है कि बीते 2-3 वर्षों में कनेक्टिविटी बढ़ने से, फ्लाइट्स बढ़ने से, वीजा नियम आसान होने से वो उसमें बढ़ोतरी दिखी भी है। एजुकेशन में भी हम सहयोग देख रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि 6ठी पीढ़ी के भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, OCI कार्ड देने की बात, वो पहल हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम भविष्य में देखेंगे कि भारत और
मलेशिया के जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे एशिया क्षेत्र में और ग्लोबल तौर पर भी कहें, वो बढ़ने वाली है। इसमें एक तरह से ये स्पष्ट संकेत इस दौरे से भी मिल रहा है। जी, अनिया साहब, एक और बहुत क्लियर कट मैसेज जो दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में वो ये था कि किसी भी तौर पर आतंकवाद को लेकर जो दोहरा मापदंड है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मलेशिया के लिहाज से ये कितना सशक्त और सख्त संदेश है? जी बिल्कुल। ये अगर हम देखें मलेशिया की भूमिका, यहाँ पर एक मॉडरेट इस्लामिक नेशन है, एक तरह डेमोक्रेटिक इस्लामिक नेशन है जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर हमारी कोलैबोरेशन पहले भी हो चुकी है मलेशिया के साथ। तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक रूप से या जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे ज़रूरी ये बात है कि आतंकवाद उसके बीच में आके उसको अड़ंगा ना लगाए और उसको हमको एक साथ मिलकर कॉमन इंटरेस्ट है कि आतंकवाद को मलेशिया और भारत मिलके उसका कड़ा मुकाबला करें। मलेशिया की भूमिका, जोग्राफिकल लोकेशन, सोशल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इसलिए बहुत बड़ा एक संदेश सिर्फ भारत और मलेशिया के बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश बाकी जोग्राफीज में भी जाता है कि कैसे एक इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट जो है वह काउंटर टेररिज्म के या टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल डट के और भारत के साथ कंधा मिला के काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक संदेश एक अंजलि जा रहा है। और बिल्कुल जब हम डिजिटल, बायोटेक, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स के इन तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आउटकम अब से कुछ ही देर में जब निकल कर सामने आएगा, हम समझ पाएंगे कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और किस तरह से प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अनिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय को डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। लगातार आपसे तो 11 बजे के बाद चर्चा जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, मलेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया इंडिया सोसाइटी से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मलेशिया में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही सोसाइटी की जमकर सराहना की है। तो किस तरह से प्रधानमंत्री का मलेशिया दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जिस सोसाइटी से उन्होंने मुलाकात की, जिस तरह से वो वहाँ काम कर रही है, उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मलेशिया इंडिया सोसाइटी के लोगों से मुलाकात पर जो उन्होंने लिखा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मलेशिया इंडिया सोसाइटी नाम के एक समूह से मिला। ये संस्था मलेशिया में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इस समूह के विषय में मैंने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में बताया था। उन्होंने मुझे भारत मलेशिया के ऐतिहासिक संबंधों में संस्कृत की भूमिका पर आधारित एक पुस्तक भेंट की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। आज सुबह वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रियाद पहुंचे, जहां वो वर्ल्ड डिफेंस शो में हिस्सा लेंगे। रियाद पहुंचने पर सीडीए अबू जॉर्ज, कर्नल सरबजीत सिंह, रक्षा महानिदेशक चंदनदीप सिंह, सऊदी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिखा कि यात्रा सऊदी अरब में भारत की रणनीतिक साझेदारी को एक नया अध्याय जोड़ती हुई नजर आएगी। राजस्थान के कोटा के तलवंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। इस हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताते हुए कहा, कोटा के इंद्र विहार में बिल्डिंग गिरने की घटना अत्यंत पीड़ादायक। मैं जिला प्रशासन के निरंतर संपर्क में हूं। जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। साथ ही हादसे में घायल सभी व्यक्तियों के समुचित और शीघ्र उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। मैं ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही कठिन समय में प्रभावित परिवारों को धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त भारत विजन के साथ काम कर रहे हैं। शनिवार को बस्तर पंडुम के अवसर पर राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए पूर्व नक्सली भी पहुंचे, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सली समस्या से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश जी हैं जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आदिवासी जनता को लेके, अपना हक अधिकारों को लेके जो समस्या है उसे लेके अपना हक अधिकारों को हासिल करने के लिए आप लोग हम सब मिल के कोशिश करेंगे। जैसा जो संदेश में राष्ट्रपति महोदय जी ने बताई, वो आशा के साथ कोशिश करेंगे। बरसों तक जो बस्तर के जंगलों में जो 4 दशक से नक्सल समस्या थी, लगातार बारूद की गोली की आवाज़ सुनाई देती थी, तो बस्तर किस तरह से बदल रहा है? एक प्रयास कर रही सरकार और कुछ आशा के बारे में बता रहे। वास्तव स्थिति, ज़मीनी स्थिति तो हम देख रहे, वो उसमें बदलाव के लिए हमारा जो मौका है, संविधान के तहत जो मौका है, सब मिलके संगठित होकर प्रयास करने से अच्छा बस्तर बनने के लिए कोशिश करेंगे। आत्मसमर्पण नक्सली संतोष, जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और आज ये बस्तर पंडुम को देखने के लिए आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण सुनने के लिए आए थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, बस्तर। तो नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में नक्सली शामिल हो रहे हैं। पंडुम जिस तरह से बस्तर उत्सव में चल रहा है, हमने देखा कि वहाँ पर जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए नजर आए। और जो समय धारा दी गई है नक्सलवाद को खदेड़ने की, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग ज़िलों से, जिसमें हम बात करते हैं बस्तर की, हम बात करते हैं और उससे जुड़े हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, लगातार उनसे नक्सलवाद को बाहर निकाला जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई मददगार साबित होगा। एआई में भारत अब दुनिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करने की तैयारी कर रहा है। इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। और इस समिट में तमाम जो पक्ष हैं उसमें एआई की किस तरह की अहमियत रहेगी, उस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026।
भारत में होने जा रही एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की हर ओर चर्चा है। इसमें देश की महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं भाग लेंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में पहले से ही बेहतरीन काम कर रही हैं। उम्मीद है कि इस समिट से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बदलाव और विकास को नई रफ्तार देगा। इस समिट में कई सरकारी संस्थान भी हिस्सा लेंगे जो नीति निर्धारण, एआई तंत्र के विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें पहला नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, जिसके सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होने जा रहा है। इस मंत्रालय की भूमिका एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए दिशा निर्देश तय करने हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया भी समिट में शामिल होगा। ये संस्था स्टार्टअप्स और इनोवेशन को जरूरी तकनीकी सुविधाएं और नेटवर्किंग का मौका देती है, जिससे भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. डिजिटल इंडिया पहल के तहत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये सुनिश्चित करेगा कि एआई समाधान नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और सेवा वितरण में समावेशिता के साथ हो। उम्मीद है कि इस समिट में कई नौकरियों और कौशल विकास की संभावनाएं पैदा होंगी। अकादमी, स्टार्टअप्स और सरकारों के साथ मजबूत सहयोग स्थापित होगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। एआई प्रौद्योगिकी की समझ और अपनाने में इजाफा होगा। सरकारी सेवाओं में बदलाव के लिए एआई एप्लीकेशंस पर जोर दिया जाएगा। जिम्मेदार एआई विकास के लिए नीतिगत ढांचे का निर्माण होगा। The Prime Minister also emphasized that how can we make this not just Bharat May Summit, but Bharat Ka Summit. And I really appreciate the entire government's effort to make this, a unifying call for all the AI enthusiasts and all the people who are interested in technology to come together to make this summit a success. We have seen so many pre-summit events happening all across India, so many leaders coming down to the Impact Summit. ये समिट न केवल एआई की दिशा में नए कदम उठाएगा, बल्कि ये भारत को वैश्विक एआई परिवेश में नई पहचान दिलाने का भी काम करेगा। और अंतरिक्ष में एआई की क्रांति ने इसरो को नई ताकत दी। अब भारत के अंतरिक्ष मिशन न सिर्फ स्मार्ट और तेज हो रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे एआई अंतरिक्ष क्षेत्र को नया आकार दे रहा है। अंतरिक्ष में एआई की क्रांति, एआई से इसरो की ताकत में इजाफा। अंतरिक्ष में अब भारत का जलवा। भारत का अंतरिक्ष सफर अब न केवल स्मार्ट और तेज हो रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है। और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। मिशन की योजना से लेकर अंतरिक्ष में दिशा तय करने तक एआई अब इसरो के अंतरिक्ष मिशनों का अहम हिस्सा बन चुका है। जहां पहले हर आदेश धरती से भेजा जाता था, वहीं आज एआई की मदद से अंतरिक्ष यान खुद सोचने और फैसले लेने में सक्षम हो रहे हैं। एआई से लैस सैटेलाइट रियल टाइम में बड़े डेटा का विश्लेषण करते हैं। मौसम के बदलते मिजाज को समझना हो, प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखनी हो, या फिर धरती के संसाधनों की सटीक मैपिंग करनी हो, एआई हर काम को तेज और भरोसेमंद बना रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों में एआई की भूमिका और भी अहम है। जहां धरती से संपर्क में देरी होती है, वहां एआई सिस्टम खुद रास्ता तय करते हैं, खामियों को पहचानते हैं और अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखते हैं। AI is not replacing scientists or astronauts. It is supporting human intelligence, making space exploration safer, smarter, and faster. The future of space will not be shaped by rockets alone.
It will be shaped by intelligent systems working alongside human vision, and with AI accelerating progress and ISRO continuing to push boundaries. धरती पर भी एआई इसरो की ताकत बढ़ा रहा है। मशीन लर्निंग की मदद से तकनीकी खराबियों का पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे खर्च घट रहा है और मिशन पूरे होने का समय भी कम हो रहा है। आने वाले गगनयान मिशन में जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कदम रखेंगे, वहां उनकी सुरक्षा, लाइफ सपोर्ट और आपातकालीन स्थितियों में एआई की भूमिका बेहद अहम होगी। स्वदेशी तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भारत सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रह रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अंतरिक्ष मिशनों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। और एआई सेक्टर में भी भारत तेजी से वैश्विक पटल पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के क्षेत्र में स्टार्टअप, युवा इंजीनियर्स और नवाचार की प्रशंसा की। अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप सर्वम के उन्नत मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि समीक्षक भी इसकी सराहना कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, हमारे सर्वश्रेष्ठ मॉडल रणनीति का अब परिणाम देखने को मिल रहा है। सर्वम द्वारा हमारे एआई मिशन के अंतर्गत जारी किए गए तकनीकी रूप से उन्नत मॉडल की समीक्षा करने वाले समीक्षक भी इसकी सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर सामग्री विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचारों पर काम कर रहे हैं जिन्हें विश्व स्तर पर अभूतपूर्व मॉडल के रूप में देखा जाएगा। बात हरियाणा की, जहां के फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शनिवार शाम झूला टूटने से बड़ा हादसा हुआ। झूले पर कुल 26 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही 2 महिला कांस्टेबल भी घायल हुई। इस हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि मेले में हुए इस हादसे में कुल 12 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 के सर पर गंभीर चोट है, लेकिन वो अभी होश में हैं। इसमें एक कैजुअलिटी हुई है, एक डेथ हुई है। अरे मत बोलो यार, हमारे अभी बाद में बोल लेना। आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअलिटी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं, माइनर इंजरी है, 2-3 को मेजर इंजरी है, मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सब कॉन्शियस हैं, मतलब सभी होश में हैं। इस हादसे में घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनसे मुलाकात करने खुद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मिलकर हादसे की जानकारी ली, उनका हालचाल जाना। इसके साथ लोगों को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाने वाले जगदीश प्रसाद के परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देश में हित के लिहाज से बताया। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया भर के देश भारत से व्यापार करना चाहते हैं। जो ये व्यापारिक समझौता हुआ है उसकी वजह से जो टैरिफ हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ था
वो अमेरिका ने कह दिया कि हम टैरिफ को 18% लेके आ रहे हैं। दुनिया के सारे देश अब हिंदुस्तान से समझौता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक उभरती ताकत है, क्यों ना हम इससे व्यापार बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के रामबन में केंद्र सरकार ने 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को लेकर कवायद तेज की। इस कड़ी में परियोजना को लिए टेंडर निकाले गए, जिसके बाद लोगों में विकास और रोजगार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये लोग साल 1965 से इस परियोजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और ये किसी के सपने के साकार होने जैसा है। नई खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एक अच्छा रोजगार मुहैया करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के चलने के साथ साथ इस इलाके की तरक्की जो है, खुसूसन इस सावलाकोट जो इस रोड की हम इस हालात देखें तो काफ़ी खस्ते, इस प्रोजेक्ट के चलने के साथ साथ इस जो सावलाकोट रोड की हालत है ये भी सुधरने की उम्मीद है। और ख़ासकर जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलपमेंट होगा और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ की जो है जरूर डेवलप होगी। ये 20 साल पहले हमारा ये रोड बना था, उसके बाद आपने देखा ही है कि इतनी बुरी हालत है रोड की। तो हमें ये खुशी है कि ये हमारा प्रोजेक्ट आने की वजह से हमारे इलाके का रोड बनेगा, हमारे गाँव की तरक्की होगी, इलाके की, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की, और हमें रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी ये है कि 20 साल से यहाँ लोग इंतज़ार में हैं कि दिन लगाने से मजबूर हैं, और आज ये प्रोजेक्ट आया है, टेंडर निकला है, तो हमें रोज़गार मिलेगा हम लोगों को। हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगने वाला है, बन रहा है, मगर लोग वेटिंग में थे। तो आज ये टेंडर निकला, हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एनएचपीसी ने निकाला और हम लोग यहाँ काम करेंगे। टेंडर हुआ है 5130 करोड़ का, तो बेहद खुशी का ज़हर है, बहुत खुशी है यहाँ के लोगों के बीच में, जो हमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने को जा रहा है। तो 1965 से लेकर हमारे दादा बाप और हमें इंतजार था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कब लगेगा और हम इसमें काम करेंगे। तो आज हमारा अधूरा ख्वाब जो है वो पूरा होने को जा रहा है। बेरोजगार नौजवान जो है वो उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ के दुकानदारों को जो है रोजगार मिलेगा, यहाँ पर बिजली, पानी, रोड जो हमारे अधूरे काम आज तक हुए थे, पक्के काम नहीं हुए थे, कच्चे काम हुए थे, तो अब उम्मीदें कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि ये काम जो है वो पक्के होंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान और लोक संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव बस्तर पंडुम की, जो ये महोत्सव शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में पहुंचे लोगों से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बात की है। बस्तर में 3 दिनों तक चलने वाला बस्तर पंडुम की धूम है और इस वक्त मैं बस्तर पंडुम में हूं, जहां पर 3 दिनों तक बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर पंडुम हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में?
हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हुआ था बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में, तो उन्हीं के उसमें आज हम बस्तर संभाग से विभिन्न जातियों का प्रदर्शन यहाँ किया गया। जैसे हमारे भतरा जनजाति के लोग है ना, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया। पहले का बस्तर और अब नया बस्तर, किस तरह से बस्तर बदला है बताइएगा। अभी जैसे पहले का बस्तर में देखा जाए तो यहाँ नक्सलवाद थे, नक्सलवाद भी ख़त्म हो गए और अभी नए नए उसमें हमारे बस्तर आगे बढ़ ही रहा है। और हमारे जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमारे पुराने समय से जो चल रही है, वो तो संस्कृति को हम बचा के रखना है। और नक्सलवाद की बात है तो नक्सलवाद तो यहाँ से तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है। अंदर गांव से कि हम उधर से कोई नहीं देखते थे, तो हम यहाँ पे लाके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। पहले इन्हें सम्मान नहीं मिल पाता था, लेकिन आज इन्हें बस्तर पंडुम के माध्यम से सम्मान मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बस्तर पंडुम एक प्रकार का त्योहार होता है सर, जो कि बस्तर पंडुम जब से आया हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। लोग मतलब आकर्षक हो रहे हैं, तो इसको फिर दिखावा मतलब देख के फिर अपना पहनावा को फिर से पकड़ रहे हैं सर। पहले सम्मान मिल पाता था, उतना नहीं मिल पाता था सर। क्या दिक्कत होती? सर इतना मतलब पॉपुलर नहीं होता था सर, कि जब से बस्तर पंडुम आया ना सर, जब सबसे ना ये बस्तर पंडुम का ये पुराना स्टार्ट हो गया, जो अपना वेशभूषा को फिर यहाँ बस्तर पंडुम में लाए, तब से ये पॉपुलर स्टार्ट हो गया। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे बस्तर के आदिवासियों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बस्तर पंडुम के माध्यम से आज ये अपने वेशभूषा, कलाकृति, संस्कृति को बता रहे हैं, विश्व पटल पे दिखा रहे हैं। पिछले वर्षों जो बस्तर में जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या फैला हुआ था, वो नक्सल समस्या धीरे धीरे इस इलाके में खत्म हो रहा है और बस्तर पंडुम के माध्यम से यही बता रहे हैं कि बस्तर अब बदल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, बस्तर। और बात रामनगरी अयोध्या की, जहां आज से अश्वमेध यज्ञ शुरू हो रहा है। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। विश्व मातेश्वरी परिवार की ओर से आयोजित यह अश्वमेध यज्ञ अगले 9 दिनों तक यानी 16 फरवरी तक चलने वाला है। इसके लिए भव्य दिव्य पंडाल बनाया गया। तमाम व्यवस्थाएं, तैयारियां पूरी हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इन 9 दिनों में राम नाम का जाप होगा, रामचरितमानस का पाठ करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। इसके अलावा भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम तय है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जन्मस्थली है और इस सृष्टि पे प्रथम अश्वमेध यज्ञ किसी ने करवाया था तो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में पढ़े जाता है कि वो राजा रामचंद्र ने ही करवाया। उसके बाद अनेक ऋषि मनीषियों ने करवाया है, तो ऋषि परंपरा के अंतर्गत ये भी यज्ञ हो रहे। पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे। भारतवर्ष के अलावा विदेश से भी कई कंट्रियों से, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बैंकॉक है, इस प्रकार से कई कंट्रियों से डेलीगेट आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में आयोजित अलवर बर्ड फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि अलवर टाइगर मैराथन में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 100% अधिक भागीदारी दर्ज की गई है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए अब बर्ड वॉचिंग भी एक प्रमुख मुख्य आकर्षण है। आपको सीधे चलते हैं कुआलालंपुर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। East in the Ministry of External Affairs, Shri P. Kumran, who will be giving us an update on Prime Minister's visit. We are also joined by Shri Prashant